प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन की व्याख्या तथा आइंस्टीन का समीकरण अथवा प्रकाश का क्वांटम अथवा फोटॉन मॉडल। प्रकाश का क्वांटम अथवा फोटॉन मॉडल, ये हेडिंग है। ये हेडिंग आप लोगों को देखने में थोड़ी बड़ी लग रही है, इसको इस वजह से ऐसा लिखे क्योंकि एग्जामिनेशन में घुमा घुमा करके देता है, जिससे आप लोग समझ जाए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन की व्याख्या तथा आइंस्टीन का समीकरण या प्रकाश का क्वांटम अथवा फोटॉन मॉडल, ये हेडिंग है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम और फोटॉन मॉडल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर आइंस्टीन रिलेशन और एक्सप्लेनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो फार्मूला, ये जो मॉडल है, ये मॉडल प्रूव करने के लिए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में आता है। इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और इससे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के पांचों नियमों की व्याख्या हो जाती है। आप लोग जानते हो प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी 5 नियम होते हैं, जो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में, पहले वाले वीडियो में मैं इस चीज को आप लोगों को दिया। ये पांचों नियम आते कहां से हैं? जो आइंस्टीन के 5 नियम आप लोगों ने कल याद किया, ये पांचों नियम आता कहां से है? जो पांचों नियम आप लोग याद किए हो, तो थोड़ी सी समरी मैं दे रहा हूं। ये तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन की व्याख्या, आइंस्टीन का रिलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जामिनेशन में आना तय है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत की तरफ प्रभाव क्या होता है कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश गिरता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। जरा इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। ये आप लोग देखें, ये मेटल प्लेन है जी सर। ठीक है। जब किसी धातु के सतह पर या जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, ये देखिए इसको भी इस तरीके से बनाते हैं, फोटॉन, इसी को फोटॉन भी कहते हैं, फोटॉन कहते हैं, या ये आपका प्रकाश गिर रहा है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, फोटॉन गिर रहा है। इसमें से इलेक्ट्रॉन, तो जब फोटॉन इसमें गिरता है जी सर, तो तुरंत इससे क्या निकलने लगता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। जी। और जब इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है तो बिजली पैदा हो हो जाएगी। जाएगी। भाई विद्युत के निर्माण में इलेक्ट्रॉन से ही विद्युत बनती है।
तो ये है धातु का तल, ठीक, इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। अब यहाँ इस मॉडल में आप लोगों को ये बताया गया है कि जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है। इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धातु की ऊपरी सतह से ही निकलने लगते हैं, धातु की ऊपरी सतह से निकलते हैं। लेकिन ये फोटॉन का कुछ भाग जो होता है धातु के तल के अंदर चला जाता है। धातु के तल के अंदर चला जाता है और अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो धातु के विभिन्न स्थानों पर जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों से टक्कर मारते हुए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों से टक्कर मारते हुए जाते हैं, यानी अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, अपनी एनर्जी को खो देते हैं। जी सर। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन की व्याख्या, ये मैं इसी फिगर पर आधारित होता है। आखिर आप लोग देखिए, जो विभिन्न प्रकार की धातुएं होती हैं, धातुएं विद्युत और उष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। जी सर। धातुएं विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं। धातु में विद्युत भी उत्पन्न हो जाता है, उष्मा भी उत्पन्न हो जाती है, लेकिन अधातु में विद्युत और उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। अच्छा, सपोज कीजिए कि दो कुर्सी है आपके पास, एक लोहे की कुर्सी है और एक लकड़ी की कुर्सी है। दोनों कुर्सी को आप लोग धूप में रखे हुए हो। मान लीजिए कि कुर्सी रात में थी और सुबह आप लोग अपने काम पे चले गए और दिन भर वो कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटे मई जून के महीने में धूप में रह गई और अचानक आपके मामा जी आ गए आपके घर पे। आपके मामा आपके घर पे आ गए तो उनको बैठाने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, उनको बैठाने के लिए कुछ व्यवस्था करनी होगी। तो तुरंत, अरे भैया कुर्सी बाहर है, तो दौड़ करके जाएंगे तुरंत कुर्सी लेने। तो उनको अगर आप जो है कि लोहे वाली कुर्सी ला करके 5 घंटा जो धूप में जली है और उसको आप ला करके रख दीजिए, और जब आपके मामा जी इस कुर्सी पर बैठेंगे तो तुरंत उछल पड़ेंगे, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, जल जाएंगे नहीं जल जाएंगे। और जब वो जल जाएंगे तब तक आपके मामा जी को बैठाएंगे और दौड़ के आप जाएंगे घर में पानी लेने। भाई वो तो बेचारे, आप समझ रहे हैं, कुर्सी रख दिए हैं, वो बैठ रहे हैं और आप अपने घर में चले गए पानी लेने कि मामा जी को हम पहले पानी पिलाएं। अब जब तक आप पानी की व्यवस्था कर रहे हो तब तक मामा जी मारे उठा के निकल गए अपने घर। आप कहेंगे अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, हम मामा के लिए गए पानी लेने और मामा हमारे भाग गए। क्यों? क्योंकि आपने मामा जी का स्वागत पहले कर दिया। आप लोगों ने अपने मामा जी का स्वागत कर दिया। ऐसा स्वागत करने की जरूरी नहीं है। तो ये बताइए, आप लोग अगर अपने मामा जी को अगर आप लोग लकड़ी वाली कुर्सी दिए होते, ध्यान ध्यान आप लोग कंसंट्रेट हो, ध्यान मेरे तरफ रहता ठीक लगता है। जी सर। अब बताइए, लकड़ी वाली कुर्सी ज्यादा गर्म होगी कि लोहे वाली कुर्सी ज्यादा गर्म? लोहे वाली कुर्सी, क्योंकि लोहा क्या है, विद्युत और उष्मा का सुचालक है, और लकड़ी क्या कुचालक है। लकड़ी वाली भी थोड़ा गर्म हो जाएगी लेकिन कम रहेगी। अगर वही कुर्सी अगर आप अपने मामा जी को लकड़ी वाली कुर्सी दिए होते तो शायद बेचारे बैठ लेते, एक गिलास पानी पी करके आपसे मिल करके जाते, लेकिन आपने अपने मामा का स्वागत पहले ही लोहे वाली कुर्सी से कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि लोहा जो होता है ये विद्युत और उष्मा दोनों का क्या होता है, सुचालक होता है। इसी वजह से हम धातु लेते हैं, मेटल लेते हैं। ये आधात पे थोड़ी ना प्रयोग होगा, ये प्रयोग जो होगा धातु पर होगा, ठीक है ना, ये प्रयोग धातु पर होगा। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज मेरा ये है कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, अब मेन बिंदु पे आ जाइए, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, फोटॉन। ये देखिए, यही फोटॉन है बाबू। ये देखिए, जैसे लग रहा पैकेट में, इन्होंने ये कहा था कि प्रकाश जो है पैकेटों के रूप में चलता है। पैकेट जानते हैं ना आप लोग, बिस्कुट की पैकेट, टाफी की पैकेट,
प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। प्लांक महोदय कहते हैं, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, according to the Planck quantum theory, as the every light is falling on the metals, this is the packets are bundle, this is known as the photon energy. हिंदी में क्या है? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। मेरे साथ लिखते चलिए आप लोग, नोट कंप्लीट कीजिए। प्लांक के क्वांटम सिद्ध, मैं इसी चीज को सिद्ध कर रहा हूं, यही हेडिंग का को मैं प्रूव कर रहा हूं। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों चाहे पैकेटों कुछ लीजिए, पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन कहते हैं, जिसे फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू होती है। E इक्वल टू एच न्यू होती है। अब बताइए E क्या है? E एच न्यू। तीन बात बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फोटॉन की ऊर्जा एच है, प्लांक नियतांक, और न्यू है प्रकाश या फोटॉन की आवृत्ति। इस पे कल मैं न्यूमेरिकल भी बताया था, ये फार्मूला मैं पहले प्रयोग कर दिया था, लेकिन आज ये आप लोग लिखिए, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साफ आप लोग के सामने साफ साफ एकदम दिखाई दे रहा है। तो ये चीज आप लोग लिख लिए, ठीक है। अब मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूं और फिगर आप लोग बना लीजिए। इसी फिगर पे ही इस चीज को प्रूव करना है। नोट कीजिए नीचे, आइंस्टीन के अनुसार जब कोई फोटॉन किसी धातु की सतह पर गिरता है, आइंस्टीन के अनुसार जब कोई फोटॉन धातु की सतह पर गिरता है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा को धातु के भीतर
वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा को धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। यह ऊर्जा दो प्रकार से व्यय होती है। यह ऊर्जा दो प्रकार से व्यय होती है। नंबर एक, इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने में। इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने में। इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने मतलब क्या हो गया? कार्यफलन में बाहर निकालने मतलब क्या हो गया? कार्यफलन W। दूसरा नंबर है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। काइनेटिक एनर्जी E स्पष्ट है कि फोटॉन की कुल ऊर्जा स्पष्ट है कि फोटॉन की कुल ऊर्जा E बराबर W प्लस E। ये चीज आप लोग देखिए, जो फोटॉन की टोटल एनर्जी है बाबू, वह दो चीज में व्यय हो रही है। फोटॉन की एनर्जी दो रूप में व्यय होती है। टोटल फोटॉन की ऊर्जा कहां कहां? धातु से भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में, और इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, खूब तेज भागने में। इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, ठीक है ना? तो ऊर्जा जो है, आपका जो ताकत है, वह दो रूप में व्यय हो गई। एक तो क्या है? काम करने में, और दूसरा गति ऊर्जा प्रदान करने में। दो रूप में व्यय नहीं व्यय हुई। जैसे आपकी दो रूप में व्यय हुई, उसी प्रकार से फोटॉन की जो ऊर्जा है, जब धातु पर गिरती है तो दो रूप में व्यय होती है। नंबर एक कार्यफलन में, और नंबर दो गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। बात समझ गए ना? यही मेन है। आइंस्टीन के समीकरण का पूरा सार यही है। पूरा का पूरा सार यही है। यही मेन उसका सार है। आइंस्टीन के सार, यही दो सार उनके, W और E के दो रूप में व्यय होता है, कार्यफलन में और काइनेटिक एनर्जी में। ओके, अब हम इस चीज को इरेज करके या थोड़ा सा और लिख दें। देखिए E= आप लोग देखिए बाबू, कल ही हम W बताए थे। W बराबर क्या बताए थे? HNU 0 बताए थे ना जी सर। कार्यफलन, ओकरा बाद E को आप क्या है? E काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है ना, 9th में आप लोग पढ़े थे। काइनेटिक एनर्जी तो अधिकतम गति ऊर्जा हम लिखे हैं ना, अधिकतम गति ऊर्जा प्रदान करने में, इस वजह से हम मैक्स लिख दिए। ओके, अच्छा, और E= क्या होता है? HNU होता है। सब आप कंप्लीट करते चलो। फोटॉन की ऊर्जा E=HNU, अभी मैं ऊपर लिखा। कार्यफलन HNU 0 लिखे, और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखते हैं? 1/2 mv² का मैक्स लिख दिए। अच्छा, अब मैं चल रहा हूं
एक बार फिर से लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 सेकंड लगेगा। देखिए आप लोग, ऊर्जा 2 रूप में गई, कहाँ कहाँ गई, खूब बड़ा बड़ा देखिए, हम सोचे लिख दे रहे हैं, इजकल टू W प्लस EK, ठीक है। इजकल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, W इजकल टू एच न्यू 0, EK को आप ऐसे अभी रहने दीजिए, तो पक्षांतर कर दीजिए, EK इजकल टू एच न्यू माइनस एच न्यू 0 हो गया, ठीक। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच कॉमन हो गया, न्यू माइनस न्यू 0 हो गया, ठीक है ना। अब यही पांचों समीकरण प्रूफ कर देगा। आइंस्टीन का जो 5 नियम बताया था, पांचों नियम अभी प्रूफ हो जाएंगे आपके। न्यू, अब यहाँ पे क्या है, अब देखो भाई, EK आप इसको भी घेर सकते हैं, EK इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू 0, अधिकतम गति ऊर्जा प्लांक नियतांक, ठीक। अच्छा, और इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, EK इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर का मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू 0, ऐसे भी लिख सकते हो इस इक्वेशन को। इक्वेशन आपका ऐसे भी हो गया। अब प्रत्येक चीजों को लिख लीजिए भाई, कौन कौन सी चीज क्या है, इस बात को आप लोग लिखिए। यम क्या है, यम इज इम्प्लाइड दैट उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। वी मैक्स क्या है, वी मैक्स हमारा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग, नोट करते चलिए, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग है एच, एच बचा, न्यू बचा, न्यू 0 बचा। इन चीजों का आप लोग देखिए। एच क्या है, प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट इंग्लिश से बोलते हैं इसको, प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 -34, वेरी गुड, जूल सेकेंड, ठीक है ना। न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है, प्रकाश की आवृत्ति। न्यू 0 क्या है, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। देहली मतलब क्या है, कम से कम आवृत्ति जिस पे काम होने लगे, काम होने मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, यानी होता ना कम से कम प्रकाश होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो, निकलने लगे। अब इतना कम, इतना हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकले। तो जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो इस वजह से चार्ज नहीं होता है। तो ये चीज आप लोगों के सामने नोट हो रहा है, ठीक। अब मैं ये बताता हूं, प्रकाश, ये जो समीकरण है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की पुष्टि
हेडिंग डाल रहे हैं, मैं इसी से समझा रहा हूं। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण, थोड़ा थ्योरी देखने में बड़ी लग रही है लेकिन बड़ा मजेदार है ये, घबराइएगा मत, एकदम आउट है, गारंटी है एग्जाम में आएगा। नहीं आएगा तो हमसे मेरे पास आप लोग कमेंट कीजिएगा सर क्यों झूठ बोले थे। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की पुष्टि, से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की पुष्टि, ये हेडिंग हो गई। यानी कि टू वेरीफाई द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रूल, आइंस्टीन रूल, ठीक है ना, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट संबंधी जो रूल है ये आइंस्टीन के समीकरण से किस प्रकार प्रूफ होती है। मैं पहला नियम बताया था कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। मैं बताया था कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर होती है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर क्या है, धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती। यानी जितना ही तेज प्रकाश गिरेगा, जितनी ही तगड़ा धूप रहेगा, ठीक है ना, जितना ही तगड़ा धूप रहेगा यानी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन उतना ही अधिक होगा। इस समीकरण से प्रूफ होता है। दूसरा समीकरण क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की, ये तो मैं पहला बता दिया, लिखने तो मैं कल बता चुका हूं, फर्स्ट प्रूफ होगा, सेकेंड रूल को प्रूफ किया जा रहा है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गति ऊर्जा होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं करती है। क्या बताइए इस समीकरण में तीव्रता है? नहीं है। इसलिए प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गति ऊर्जा है, देखो यहां भी कर सकते हो, कारण की जो अधिकतम गति ऊर्जा है प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। दूसरा चीज आप लोगों ने प्रूफ कर ली, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका, जो थर्ड रूल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट संबंधी, कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। इसका मतलब क्या है, मैं बता रहा हूं, अधिकतम गति ऊर्जा आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। ये जितनी ही तेज प्रकाश पड़ेगा उतनी ही ज्यादा उसकी गति ऊर्जा होगी। देखो ये मान बढ़ेगा तो ये मान बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि गति ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। जो काइनेटिक भाई ई इक्वल टू एच न्यू, सीधी सी बात, ऊर्जा ही ई इक्वल टू एच न्यू, यानी कि ई समानुपाती न्यू, ई समानुपाती न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। जी सर, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे एनर्जी बढ़ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यानी आपको दौड़ा, जितना तेज दौड़ोगे उतना ही ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी। जी सर, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे एनर्जी जो होती है बढ़ जाती है। तो ये आपका तीसरा होगा। अब मैं चौथा नियम बताया था, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। चौथा आप लोग अपने कॉपी में देख सकते हो, मैं यही लिखवाया था, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। बोर्ड देखो, इक्वेशन देखो, ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, ये देहली आवृत्ति है। आप बताओ अगर यह मान, तो मान लीजिए यह मान आपका 5 है, यह मान 10 है, तो 5 में से 10 क्या, -5, ऋणात्मक एनर्जी, ऋणात्मक होगी जब ये एनर्जी ऋणात्मक नहीं होगी। ऋणात्मक एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हो गया। कितना अच्छा आइंस्टीन महोदय काम किए थे भाई। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो 5 नियम बताया गया था उस चीज को आइंस्टीन बाबू सिद्ध कर दिए थे। कितने महान व्यक्ति रहे, सिद्ध कर दिए। क्या किए, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ओकरा बाद पांचवा नियम क्या है, ये था, फोर्थ को मैं बता चुका, अब फिफ्थ को मैं बता रहा हूं। फिफ्थ क्या होता है,
धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉनों के गिरने, धातु की सतह पर फोटॉनों के गिरने और उससे इलेक्ट्रॉनों के निकलने में डोंट टाइम लैगिंग, कोई समय पश्चाता नहीं होती है। यानी कि ज्यों ही प्रकाश गिरा चंद्र, जब ही प्रकाश गिरा त्यों ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। कितना टाइम आपने कैलकुलेट ही नहीं कर पाया। आप लोग बताइए भाई, लाइट जब आती है, कहीं लाइट कटी जाती है, जब ही जोड़ते तुरंत चालू पहुंच जाती है। क्या ऐसा कहीं होता है इनके घर पहले गया इनके घर बाद में गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सब क्या होता है, साथ ही साथ हो जाता है। तो ये बात आप लोगों को मैंने बताया कि भाइयों बहनों, इस चीज को मैंने बताया कि जो आइंस्टीन का समीकरण होता है, ये पांचों नियमों की पुष्टि होती है। इस पे मैं अभी इसके आगे मैं न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। और 3×10⁻15 साइकिल प्रति सेकेंड का विद्युत चुंबकीय विकिरण एक प्रकाश वैद्युत तल पर गिरता है, जिसका कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तल द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। तो ये जो आइंस्टीन का समीकरण आप लोग प्रूव किए हैं। अब इसी पर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आ जाता है एग्जाम में, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की पुष्टि कीजिए, और फिर ये नीचे सवाल लिख देता है। इतना इस तरीके से आप लोग आंसर पेपर में देख सकते हो, ऐसे आता है। तो इसका सॉल्व कीजिए भाई, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इतना साइकिल प्रति सेकेंड आवृत्ति न्यू बराबर 3×10⁻15 साइकिल प्रति सेकेंड या हर्ट हो गया। वैद्युत तल पर गिरता है। कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। W कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल लीजिए। 1.6×10⁻⁻19 जूल। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। Vmax = देखिए भाई, आप लोग फार्मूला पढ़े हो, E = W + EK, ठीक है ना? E = W + EK। तो W का मान दिया ही, W का मान दिया है, ठीक है ना? और E का मान hν होता है। E का मान आपका क्या है? hν। और EK चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हो, यहां से आपको वेलोसिटी मिलेगी। W EK = 1/2 mv², ठीक। तो आप दो लघुत्तम ले लीजिए। तो लघुत्तम ले लेंगे, 2W + mv² का मैक्स हो गया, बटे क्या हो गया? 2। 2E = 2W + mv² या का मैक्स हो गया, ठीक है ना? तो आपका हो गया mv² का मैक्स = 2E - 2W, ठीक है ना? तो v² = 2E - 2W बाई क्या हो गया? m हो गया। तो v = क्या होगा? v = √2E - 2W बाई m। किसी भी प्रकार आप रख सकते हो, उसको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? √2E = hν - 2W बाई m। अब आप मान को भरिए। √2 h का मान 6.6 × 10⁻⁻34 आवृत्ति कितनी दी गई है? 3 × 10⁻15
15 दी गई है, ठीक है ना, माइनस इसको कोष्टक में कर दीजिए क्योंकि टुकड़ा होगा ना, -2W कार्यफलन कितना दिया गया है 4 गुणे 1.6, हल भी कर सकते हो, 16 चौका 64, 6.4 को 10 से -19, ठीक है ना, बचे हो गया। अब आप लोग इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूना 6, ठीक है ना, 6 का गुणा इसमें करिए, 6 छक 36 के 6 हाथ से लगा 3, 6 छक 36 के 6 हाथ से लगा 3, 6 छक 36 3 39, ठीक है ना, एक अंक पे क्या लग गया 10 लग गया। अब देखिए भाई 34 में से 15 गया, 34 में 15 घटा दीजिए, कितना हो गया 19 हो गया ना, 10 का -19 माइनस 64 गुना 128, 12.8 गुणे 10 करके -19, इलेक्ट्रॉन की तरफ मान का मान भर दीजिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना आता है 9 गुणे 10 कहते हैं -31, 9.1 होता है लेकिन न्यूमेरिकल में हम 9 ही रखते हैं, 9 गुणे 10 कहते हैं -31। अब देखिए भाई 10 से -19 कॉमन हो जाएगा ना, 10 से -19 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, 39.6 माइनस 12.8 गुणे 10 कहते हैं -19 बटे 9 गुणे 10 कहते हैं -31। अब मैं पुनः इसको इरेज करके इधर चलता हूँ, (39.6) में से आपको घटाना 12.8, ठीक, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 2 गया 6 और 3 में से गया 2, 26.8 आ गया, अंडर रूट 26.8, ठीक है, गुणे 10 के घाते -19 बटे 9 गुणे 10 कहते -31। आप देखिए भाई अंडर रूट 26.8 बटे 9 31 में से 19 घटा दीजिए, 31 में से 19 घटाइए क्या हो गया 12 हो गया, गुणे 10 के घाते 12, क्योंकि ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा ना। अब बताइए 10 से 12 का वर्गमूल कितना होगा 10 पे 6 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 26.8 है, 25 से ज़्यादा है, 5.1 ऐसे अंदाज से ले लेते, 5 × 25 थोड़ा सा एरर हो गया 5.1, अगर आप थोड़ा सा अंतर भी हो जाता है परीक्षा नंबर कटेगा नहीं, इस बात को आप लोग फिजिक्स में जान लीजिएगा, नंबर नहीं कटता है। और 9 का वर्गमूल क्या हो गया 3, और 10 से 12 का वर्गमूल क्या हो गया 10 पे 6। अब 3 गुना 6 तो होगा नहीं, 3 के 3 ही होगा, ठीक है ना। तो 1.72 इक्वल टू 1.72 इंटू 10⁶। आप क्या निकाले हो वेग निकाले हो ना, वेग का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति। तो विद्यार्थी ये न्यूमेरिकल आप लोग इस प्रकार से लगाते हैं, इस न्यूमेरिकल को आप लोग इस तरीके से सॉल्व करते हो। देखिए देखने में कैसा था लेकिन इसका कैलकुलेशन भी बहुत सटीक होता गया, तो इसको आप लोग को प्रैक्टिस करने की जरूरी है। इस प्रकार के सवाल से आप लोग को डरने की जरूरी नहीं है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, पूरा उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, एक धातु का कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक धातु का कार्यफलन 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पर 3500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य है, 3500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है। लिखते चलिए
का प्रकाश डाला जाता है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, इसका सलूशन देखा जाए। आप लोग देखिए भाई, एक धातु का कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। W इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज कीजिए, 1.6 × 10⁻19 जूल हो गया। 3300 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया? 3300 एंगस्ट्रॉम हो गया। 3300, एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर? 10 से -10 मीटर। तो 33 × 10 से -8 हो जाएगा मीटर। ये आपका लैम्डा आ गया। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए भाई। ई के ज्ञात करना है। ई के इक्वल टू व्हाट? तो आप लोग जानते हो, ई इक्वल टू W प्लस ई के। ठीक, तो ई के इक्वल टू ई माइनस W। W तो आपके पास है, लेकिन ई नहीं है। ई इक्वल टू क्या होता है? एच होता है, एच माइनस W। अब ई के इक्वल टू एच और न्यू इक्वल टू सी बटे लैम्डा होता है माइनस W। मान भर दीजिए, 6.6 × 10 कहते हैं -34 घात। प्रकाश का वेग 3 × 10 कहते हैं 8 घात बटे लैम्डा। तरंग दैर्घ्य का मान कितना है? 33 × 10 की घात -8 घात। ठीक है, माइनस W का मान है आपका 16×3 48, 4.8 × 10 कहते हैं -19 घात। इसका कैलकुलेशन देखिए भाई, ये आपका क्या होगा? 3 से 11×3 33। ठीक है ना। अच्छा, अगर आप नीचे 10 का गुणा कर दीजिए, ऊपर 66 हो जाए, 11×6 = 66। अब टोटल घात आप कलेक्ट कर लीजिए, 6 है ना। अब देखिए, ये हो गया आपका 10 से -7। ठीक है ना, 8 7 15, 34 में से 15 गया, 34 - 15 19 हो गया। 10 कहते -19 हो गया। देखिए कितना सही कैलकुलेशन होता जा रहा है। -4.8 × 10 कहते हैं -19। 10 से -19 कॉमन हो गया, 6 - 4.8 × 10 से -19। तो 6 में से 4.8 घटाइए, 6.0 4.8। 10 में से 8 गया तो 1.2 × 10 कहते हैं -19 घात। गति ऊर्जा की मात्रा क्या आता है? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ये जो है गतिज ऊर्जा का सूत्र है। ठीक है ना। कितना टाइम हो गया? तो ये मैंने आप लोगों को आइंस्टीन का फार्मूला बताया। आइंस्टीन के फार्मूले से रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल बताया। विद्यार्थियों, आगे कल इसके आगे की जो टॉपिक है मैं इसको बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा। वीडियो को आप लोग खूब ध्यान से पढ़िएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी
उस चीज़ को आप लोग पूछिएगा। खूब ध्यान से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है जरूर आप लोगों को समझ में आएगा। और यह चीज़ आप लोगों को यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी टीजीटी, पीजीटी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। वीडियो को खूब ध्यान से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में। यह टॉपिक सभी बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन किए जाते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूं कि किसी भी चैप्टर के नाम को पहले हमें जानना चाहिए। नाम इसका क्या है? प्रकाश, तब वैद्युत प्रभाव, तब प्रभाव। प्रकाश तो आप लोग जानते हैं, दुनिया में सबसे पहले प्रकाश कहां से आया? सूर्य से आया। वैद्युत की उत्पत्ति कहां से हुई? वैद्युत भी आप लोगों को बताया गया है। वैद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण किसी वस्तु में बहुत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो प्रकाश वह ऊर्जा की देख लीजिए, मैं तब हम एक मेन चीज पे चल रहे हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करती है और वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है। ये बात आप सबको पता है। वैद्युत क्या है? वैद्युत प्रकाश को अंग्रेजी फोटो कहते हैं, लाइट और फोटो नेचुरल, ठीक है ना, फोटो। वैद्युत आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक होता है। वैद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण किसी वस्तु में बहुत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। विद्युत का नामकरण सन 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन ने किया था। 1646 ईस्वी में कौन किया था सबसे पहले? थॉमस ब्राउन ने। ठीक है ना। अब है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। कामा इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी आपको लर्न होनी चाहिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव नोट कीजिए। जब किसी धातु के पृष्ठ पर, हम भी लिखते चल रहे हैं, आप लोग भी नोट करते चलिए। जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश, ठीक है। एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश कौन होता है? जैसे पराबैंगनी प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। कामा इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को
प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इसके कारण उत्पन्न वैद्युत धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ये विशेष है, इसको हम क्या लेते हैं, रिमार्क पॉइंट में लेते हैं। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इसके कारण उत्पन्न वैद्युत धारा को हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। देखिए आजकल जो आप लोगों का सोलर सिस्टम बना है ये इसी पे तो काम करता है। दिन भर सूर्य के प्रकाश से चार्ज होता है, अब बैटरी चार्ज हो जाती है तो फिर क्या होता है, रात अपने आप जो बोर्ड वगैरह लगे होते हैं वो जलने लगते हैं। या आजकल सोलर पैनल हम लोग लगवा ले रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से क्या होती है, बैटरी चार्ज होती है और उससे हम लोग क्या करते हैं, पंखा चलाते, कूलर चलाते हैं, यानी सारे काम हम लोग कर ले रहे हैं। यानी हमको पावर हाउस से इलेक्ट्रिक लेने की जरूरी नहीं है, पावर हाउस से इलेक्ट्रिक की जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सोलर पैनल को लगभग काम करें नहीं कर रहे हैं, सोलर पैनल के द्वारा हम लोग खेतों में पानी भी चला रहे हैं, सोलर पैनल के द्वारा पूरी हम लोग इलेक्ट्रिक का वर्क कर ले रहे हैं। तो ये कैसे होता है इसको मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर चुके। देखिए कैसे होता है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर ये कोई धातु है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश, या अंग्रेजी फोटोलाइट कहते हैं, फोटोलाइट, ठीक है ना। प्रकाश पड़ रहा है तो इस प्रकाश को धातु क्या करती है, अवशोषित कर लेती है और अपने अंदर से क्या निकलती है, इलेक्ट्रॉनों को निकाल देती है। और जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो विद्युत का प्रवाह हो गया, नहीं प्रवाह हो गया। ये आपका धातु का तल है, धातु का तल, ये धातु आपका चांदी भी हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, ये सब धातु है। तो इस धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, और जब प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश पे धातु क्या करती है, अवशोषित करती है और अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगती है, ठीक है। कमा इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये आपका फिगर हो गया। अब इससे संबंधित प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे क्या है, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, नोट करिए, देहली आवृत्ति हेडिंग है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति। ये बताइए, नया नाम आप लोग के सामने आ रहा है, देहली आवृत्ति।
ये देहली आवृत्ति क्या चीज होती है? देहरी सर। ये नाम आप लोग जो सुन रहे हैं देहली आवृत्ति, देखिए जो शब्द यहाँ पे देहली का है कि कम से कम, हेलो ध्यान इधर करिए, देहली आवृत्ति का मतलब क्या होता है? देहली का देहली ये गाँव वाली भाषा में फला चीज देहली फला चीज लेहली, हाँ देहली या लेहली वाली गाँव की भाषा एक होती है। पूर्वांचल बिहार में लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। दिए और लिए को देहली, क्या दिए क्या लिए, खैर उस बात को छोड़ो, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। देहली का मतलब यह है कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने में संभव हो, ठीक है ना, या जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके का देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे हम न्यू जीरो से दर्शाते हैं। ये न्यू है, न्यू जीरो, जैसे म्यू होता है ना, म्यू बनाया हो वैसे ये न्यू वी की तरीके का होता है। यानी कि कम से कम उतना आवृत्ति का प्रकाश हो, उतना तो प्रकाश होना ही चाहिए जिसमें कुछ गर्मी हो। आखिर गर्मी आपको प्रकाश से ही तो मिलता है। और जब आप गर्मी नहीं पाते हैं, ठंडी के समय में देखिए क्या होता है, बहुत कोल्ड मौसम हो जाता है, कोहरा हो जाता है, दिन का दिन जो है कि सूर्य का नहीं पता चलता है, तो उस समय बैटरी चार्ज नहीं होती है। और जब खूब तगड़ा धूप पड़ता है तो सोलर पैनल क्या होता है, बैटरी को बहुत तेजी से चार्ज कर देता है। देहली आवृत्ति प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके का वह देहली आवृत्ति कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नोट कीजिए, प्रकाश की ये डिफिनेशन एग्जामिनेशन में हमेशा पूछता है। आउट है, आप लोग आंसर पेपर देख सकते हैं, बोर्ड देख कर लीजिए। प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके का देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति कहलाती है। सबको लर्न होना चाहिए भाई। कुछ ऐसी डिफिनेशन होती है फिजिक्स में, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन कि जो लर्न करना होता है। प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है ना, यानी कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट in falling the metals, then electron are emitted is known as the threshold frequency. Yes. यानी प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, यानी वह कम से कम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके का हम देहली आवृत्ति कहलाती है। अब हम आपको देहली तरंग दैर्घ्य बता रहे हैं। हेडिंग डालिए, देहली तरंग दैर्घ्य। देहली की इंग्लिश क्या होती है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ
देहली तरंग दैर्ध्य। देखिए भाई, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में उल्टा रिलेशन होता है। आवृत्ति ज्यादा होती है तो तरंग दैर्ध्य कम होता है, और आवृत्ति कम होती है तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है ना। क्योंकि न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा फार्मूला होता है, न्यू इक्वल टू सी बटे लेमडा। जब लेमडा बढ़ेगा तो न्यू घटेगा, और जब न्यू बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा। देहली तरंग दैर्ध्य। अब क्या है, प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है, कामा देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसे हम लेमडा 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख दे रहे हैं। प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। इसे हम लोग लेमडा 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेमडा, ठीक है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेमडा। नोट कर लेता हूं। अखिलेश शंकर हो चुका है। कार्य फलन, वर्क फंक्शन। देखिए भाई, मोबाइल हटाओ, पहले हटाओ, नीचे नीचे करो। कार्य फलन को मैं बता रहा हूं। कोई भी व्यक्ति हो, काम करना है तो भैया खाना खाना है जी। काम करना तो खाना खाएंगे, नहीं खाना खाएंगे। हाँ, भूख लगी रहे, खाना न मिले तो हम काम करेंगे? नहीं करेंगे। आटा चावल रखा रहे बिना बनाने। खाना चाहिए, यानी एनर्जी। उस खाना का मतलब क्या है? एनर्जी। मैं खाना को इस वजह से बोल रहा हूं, एनर्जी के लिए। तो वर्क होने के लिए, वर्क फंक्शन होने के लिए एनर्जी का होना जरूरी है, ठीक है ना। एनर्जी लेते हैं, वर्क करते हैं। जितने ज्यादा एनर्जी लेते हैं उतने ज्यादा वर्क करते हैं। यानी कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, कामा धातु का कार्यफलन कहलाती है। इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे सोने के लिए कुछ और होगा, चांदी के लिए कुछ और होगा, एल्युमिनियम के लिए कुछ और होगा, कॉपर के लिए कुछ और होगा। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। आपतित प्रकाश की
वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, कामा कार्य फलन कहलाती। ठीक है ना? यानी उतना खाना आपको खिला दें, उतना समोसा आपको खिला दें जितने में आप काम कर लो, जितने में आप काम कर लो, वो कार्यक्रम होगा। अब क्या है, हो सकता है अखिलेश जी एक समोसा ज्यादा काम कर दें, निखिल जी हो सकता है 4 रोटी खाएं तब काम करें, शुभम जी 1 लीटर दूध पी के काम कर रहे हैं, वही काम। तो कार्य फलन का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली किस धातु में होती है? चांदी में। ठीक बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली किस तार में बहती है? चांदी के तार में। तब कॉपर का नंबर आता है, तब एल्युमिनियम का नंबर आता है। तो विभिन्न प्रकार की धातुएं होती हैं, ठीक है ना? लेकिन चांदी में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है सबसे तेज होता है। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा नोट करते हैं। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में आवश्यक होती है, कामा धातु का कार्यफलन कहलाती है। धातु का कार्यफलन कहलाती है। रिमार्क, इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना? कार्यफलन का जो मान है वह भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। संकेत, W कार्यफलन को किस अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं? W से। फार्मूला देखिए, W इक्वल टू h nu 0। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द वर्क फंक्शन। W इक्वल टू h nu 0। ठीक है ना? W को आप लोग क्या कहते हैं? कार्यफलन, यानी वर्क फंक्शन से न्यूमेरिकल आता है। H को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांक नियतांक। कभी नाम सुने? पहली बार सुन रहे हैं। प्लांक नियतांक मैक्सिमम लोग नाम सुने हैं। न्यू 0 को हम लोग क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। देहली ठीक है ना? वर्क फंक्शन W क्या है? वर्क फंक्शन। दिस इज द प्लैंक कांस्टेंट। दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कार्यफलन का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया जाता है। कार्यफलन का मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी कार्यफलन को हम लोग किस में लेते हैं? ईवी में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। ठीक है ना? अब इस पे अगर हम क्वेश्चन दे दें आपको
अब क्वेश्चन का दें कि एक फोटॉन की ऊर्जा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नोट कीजिए। क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। एक फोटॉन की ऊर्जा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लिख देते हैं, एक फोटॉन की ऊर्जा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फोटॉन की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। फोटॉन की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। देखिए भाई आप लोग, फोटॉन की ऊर्जा साल में क्या है, E इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। 20 1.6 × 10⁻19 हो गया, ठीक है ना। 16 × 32, एक घंटे का 16 लग गया, गुणे 10⁻19 जूल। तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। E इक्वल टू एच न्यू, न्यू इक्वल टू C बटे लेमडा। आपको लेमडा निकालना है, लेमडा इक्वल टू HC/E। अब आप देखिए भाई, प्लांक नियतांक का मान क्या होता है, 6.6 × 10⁻34 सवाल में दिया रहेगा। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸, और एनर्जी कितनी है, 32 × 10⁻19, ठीक है ना। इस चीज को आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो अगर आप जो है 10 की भाग दे दीजिए, ठीक है ना, यहाँ 10 वाला हटा दीजिए आप लोग, 66 × 10⁻, देखिए 66 × 3 × ये कितना होगा, 34 में से 8 गया, 10⁻26, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, गुणे क्या होगा, 32 हो गया, गुणे 10⁻19 हो गया, ठीक है। तो 2 से काट दीजिए, 16 हो गया, 35 × 66 हो गया। अच्छा, 3 × 9, 3 × 9, 99/16। सारे घातों को आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये 10⁻26 है, यहाँ पे 10⁻18 होगा, 10⁻26 + 18, तो 18 × 26, 10⁻8। अब 99 में 16 की भाग दे दीजिए, 99 भागा 16, 16 छक्का 96, 3.30, लगभग 16 × 32, नियरली। ये हो गया आपका 6.2 × 10⁻⁸ तरंग दैर्घ्य का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है ना। अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हो, 6.2 × 10⁻8 है ना। अगर आप 10 से -2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो क्या होगा, 6.2 / 10⁻2 × 10⁻10 हो जाएगा, और 10 से -10 मीटर का मतलब एक एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। 6.2 अभी ऊपर गुणा हो गया, 100 हो गया, ये एंगस्ट्रॉम में हो गया।
6200 620 एंगस्ट्राम हो गया। मतलब आप आंसर या तो एंगस्ट्राम में दो या तो मीटर में दो। 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य के फोटॉन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन की क्वेश्चन 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्राम। 6000 एंगस्ट्राम है ना, एंगस्ट्राम को मीटर में बदलिए। एक एंगस्ट्राम में कितना मीटर? 10 से माइनस 10 मीटर। कक्षा 9 10 से बताया गया था। अब देखो यहाँ 3 जीरो है ना, 6 गुणे 10 के हाथे 3 घात, 10 के हाथे माइनस 10 घात, 6 गुणे 10 के हाथे माइनस 7 घात मीटर हो गया। ठीक है, क्या ज्ञात करना? आवृत्ति ज्ञात करना है। आवृत्ति न्यू बराबर सी बाई लेमडा। फार्मूला आता है न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। प्रकाश का वेग कितना है? 3 गुणे 10 के 8। लेमडा का मान कितना है? 6 गुणे 10 से माइनस 7। 3 दूना 6, 1/2 मतलब 0.5। 8 7 15 हो गया। 8 7 15। अच्छा कर 10 पे गुणा कर दो। 5 गुणे 10 पे 14 कर दो। चाहे 10.5 गुणे 10 पे 15 कहिए, चाहे 5 गुणे 10 पे 14 कहिए। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। दिस इज आंसर। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट होता है या कंपन प्रति सेकंड होता है। जल्दी लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद आपको फिर एक क्वेश्चन लिखिए। फोटॉन की दहली आवृत्ति 4000 एंगस्ट्रॉम है। इसका कार्यफलन ज्ञात कीजिए। इसका कार्यफलन ज्ञात कीजिए। फोटॉन की दहली आवृत्ति 4000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है ना, इसका कार्यफलन ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। आपको W कैलकुलेट करना है। आवृत्ति कितनी है? न्यू दहली आवृत्ति न्यू जीरो है। न्यू जीरो बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 गुणे 10 के हाथे माइनस 10 मीटर। 4 गुणे 10 से माइनस 7 मीटर हो गया। न्यू जीरो हो गया। कार्यफलन W इक्वल टू H न्यू जीरो। H का मान दिया होता है 6.6 × 10⁻⁻34।
6 गुणे 6 गुणे 10 कहते माइनस 34 और ये मान है आपका 4 गुणे 10 कहते माइनस 7 गुणा कर दीजिए 6 चौके 24 के 4 हाथ से लगा 2 6 चौके 24 2 26 गुणे 34 और 7 41 कार्यकलन का मात्रा क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में बदलना हो तो क्या करेंगे भाग दे देंगे ये तो हो गया या हम ऐसे भी कर सकते हैं 26.4 गुणे 10 कहते माइनस 41 बटे 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 26.4 बटे 1.6 19 में से 41 में से 19 घटा दीजिए 11 में से 9 गया 2 और यहाँ पे है 3 में से 1 गया 2 10 से माइनस 22 अब भाग दे दीजिए आप लोग 264 में 16 की भाग दे दीजिए 264 भागा 16 16 के 16 0 हो गया 10 हो गया ठीक है ना 4 तरफ 16 छक्का 96 ठीक है 14 में से 6 गया 8 और ठीक है 8 हो गया 80 में 16 पचे ठीक है ना 16.5 22 जूल वेरी गुड बहुत सही आप लोग बताए ठीक है ना तो इस पे इस न्यूमेरिकल को हम लोग लगा देते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम इंग्लिश लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है विद्यार्थियों ये इंटरमीडिएट में प्लस और परीक्षाओं में ये हमेशा आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के 5 नियम हैं लिखिए नोट करते चलिए 5 हम बता रहे हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के 5 नियम हैं पहला नियम क्या है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। देखें भाई ये जो मैं आप लोगों को फिगर बनाया हूँ इसी में है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का 5 नियम है। आप लोग जानते हो कि ये जो धातु का तल है मेटल प्लेन है इस पे जो प्रकाश गिर रहा है तो यहाँ से क्या निकलता है इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये मेटल प्लेन है यानी धातु का तल है ये फोटोलाइट है यानी सूर्य का प्रकाश है। इसी पे रिलेटेड बोला है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जब जो दर होती है वो धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती यानी जितना ही तेज प्रकाश गिरता है उतना ही तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलता है।
ठीक है ना, ये आपका पहला नंबर हो गया। दूसरा है प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होती है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा हम लिख रहे हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। काइनेटिक एनर्जी से उसका कोई रिलेशन नहीं है। और तीसरा क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। देखिए भाई, आवृत्ति का मतलब क्या है कि जितना तेज धूप होगा, अब ऐसे स्लो धूप नहीं, बहुत ज्यादा उसकी आवृत्ति होगी। जब फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी तो क्या होगा, तो जो प्रकाश की आवृत्ति होती है वो बढ़ने लगती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है ना, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। और तीव्रता जो होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की जो दर होती है वो धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। 3 हो गया ना। अब 2 नियम और बताते हैं, नियम नंबर 4 और नियम नंबर 5। इसको इरेज कर दें, कहाँ तक आएगा? चलिए नहीं, सब चल रही है। नंबर 4 देखिए, चौथा नंबर क्या है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। देखिए भाई, ये प्रकाश की आवृत्ति अगर देहली आवृत्ति से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में क्या होना चाहिए, देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए। और 5वां रूल क्या है, 5वां रूल मैं बता रहा हूँ, रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 में बता रहा हूँ। रूल नंबर 5 में इस चीज को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसमें मैं आपका दिखा रहा हूँ 5वां रूल, जिससे आप लोग उसका स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से ले सकें।
5वां नंबर है धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने, धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने में कोई समय पश्चता टाइम लैगिंग, पश्चता की इंग्लिश क्या होती है? डोंट टाइम लैगिंग। धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने में कोई समय पश्चता नहीं होती है। ठीक है ना? मतलब इसका यह हो गया कि धातु की सतह पर जो है जब ही प्रकाश गिरेगा तुरंत क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसमें कोई टाइम लैगिंग नहीं होती है, कोई समय पश्चता नहीं होती है। ठीक है ना? धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने में कोई समय पश्चता नहीं लगती है। तो ये 5 नियम है। इस 5 नियम का आप लोग जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये नियम जो है आपका एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं। एक फोटॉन क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, लिखते करिए। एक फोटॉन एक धातु के पृष्ठ से एक धातु के पृष्ठ से नगण्य गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। यदि धातु की गहरी आवृत्ति धातु की गहरी आवृत्ति 4.4 × 10⁻14 हो तो आपतित फोटॉन की ऊर्जा की गणना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। आपतित फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। देखिए भाई,
इसका सलूशन देखिए कैसे लगेगा। एक फोटॉन एक धातु के पृष्ठ से नगण्य गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है यदि धातु की गहरी आवृत्ति न्यू जीरो इक्वल टू 4.4 × 10⁻14 हर्ट, आवृत्ति का मात्रा क्या होगा, हर्ट होगा। आपतित फोटॉन की ऊर्जा की गणना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। अब ऊर्जा का मतलब W, क्या निकलेगा, W, क्योंकि कार्यफलन ही एनर्जी होती है। तो एच न्यू यहाँ पे न्यू जीरो दिया हुआ है, तो क्या आप लोग जानते हो, W इक्वल्स टू एच न्यू जीरो। एच का मान 6.6 × 10⁻34 और न्यू जीरो का मान है 4.4 × 10⁻14। तो 66 में 44 का आप लोग गुणा कर दीजिए। 66 गुणे 4 6 24, ये 4 हाथ से लगा दो, 4 6 24 2 26, ये भी हो गया आपका 4 6 2 4 0 6 2 8 1 9 2 2 अंक 29.04 10 की घात 34 में से 14 गया 20 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया, जूल आ गया, ठीक है ना, ये जूल आ गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान ज्ञात करना है, तो 29.04 × 10⁻20 बटे 1.6 × 10⁻19। 19 ऊपर चला जाएगा, 29.04 बटे 1.6। अब जो है 19 में से 20 गया, 10 से -1 और नीचे आएगा तो 16 हो जाएगा। 29.04 बटे क्या हो गया, 16 हो गया। 29.04 बटे 16 हो गया, तो बराबर होगा 1.8। जब आप भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख करके इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, तांबे के पृष्ठ का कार्यफलन तांबे के पृष्ठ का कार्यफलन 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पृष्ठ पर दृश्य प्रकाश डालने से पृष्ठ पर दृश्य प्रकाश डालने से
क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे? क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे? गणना द्वारा पुष्टि कीजिए। गणना द्वारा पुष्टि तांबे के पृष्ठ का कार्यफलन W इक्वल टू 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है ना? तो क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ये बात पूछी जा रही है। पृष्ठ पर दृश्य प्रकाश डालने से क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे? गणना कीजिए। यानी आपको लेमडा निकालना है। W इक्वल टू HNu0। क्या फार्मूला था है? W इक्वल टू HNu0 और nu0 इक्वल टू C बटे लेमडा 0। तो लेमडा 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? HC बाई W। H का मान 6.6 × 10 माइनस 34 घात, प्रकाश का वेग 3 × 10 8 घात, और W का मान दे दिया है 4.4। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दीजिए। 1.6 × 10 माइनस 19 घात। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को कैलकुलेट करना है। 10 में सब खत्म कर दीजिए। 66 गुणे 34 में से 8 गया माइनस 26 गुणे 3 बटे 44 गुणे 16 है गुणे 10 पे 19। तो यहाँ ऊपर जो है कि 10 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर है। यहाँ ऊपर जो है कि 10 का गुणा हो जाएगा। अब आप लोग इसको देखिए, 22 और ये कितना हो गया आपका? 33 हो गया। अब ये नहीं कटेगा। 33 तिया 99 बटे 16 दूना 32 के 2 हाथ से लगा 3, 16 दूना 32 3 35। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा 10 पे माइनस 19 होगा ऊपर जब जाएगा, तो 19 और 26 9 6 15 5 हाथ से लगाइए 2 1 3 1 4। 10 से माइनस 45 होगा। ठीक है, नहीं माइनस होगा, माइनस 45 होगा। और यहाँ 10 का जब गुणा कर देंगे 990 हो जाएगा। अब 990 में आप 352 की भाग दीजिए। ठीक है ना, 990 में 352 की भाग दे दीजिए। 990 बटे 352। अगर 2 से आप काट लीजिए, 2 चौके 8, 2 नवा 18, 2 पचे 10, 2 1 के 2, 2 सत्ते 14, 2 छक 12। 495 बटे 176। देखिए 3 बार जाता है। 3 छक 18 का 8 हाथ से लगा 1, 3 सत्ते 21 1 22 के 2 हाथ से लगा 2, 3 के 3 2 5, 3 बार नहीं लगा, 2 बार ले जाइए। 2 छक 12 के 2 हाथ से लगा 1, 2 सत्ते 14 1 15 5 हाथ से लगा 1, 2 1 के 2 1 3। ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 1। ठीक है ना, 10 वाला लगा दीजिए। ये हो गया 2 सत्ते 14 6, 5 बार जाएगा। ठीक है ना, नियरली इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 45। लैम्डा का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है ना।
ये मान ज़्यादा है उससे अतः जो है कि आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो पाएगा। इसका जवाब यही होगा। चूंकि तीव्र प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, तो ये मान आपका ज्यादा हो गया। तो ज्यादा हो गया तो उससे कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन और बताते हैं। अच्छा सवाल है, 5 मिनट और चला जाएगा। चांदी का कार्यफलन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चांदी का कार्यफलन 5.26 गुणे 10⁻⁻19 जूल है। इसकी दहली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इसकी दहली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इसका सलूशन आप लोग देखिए। चांदी का कार्यफलन W 5.26 गुणे 10⁻⁻19 जूल है। W का मान ठीक है, जूल में दे दिया है। इसकी दहली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। λ0 = 1। आप लोग जानते हो W = hν0, ठीक। hν0 = c/λ0, तो आपको λ0 चाहिए। λ0 = hc/W। h का मान 6.6 × 10⁻⁻34, अब प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ बटे W का मान है 5.26 × 10⁻⁻19, ठीक। इस चीज को आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो दशमलव वगैरह हटा दीजिए। 66 × 3/526 ऐसा कर दिए ना। 34 में से 8 गया -26, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +19 होगा। यहाँ दशमलव के आगे 1 अंक है, यहाँ दशमलव के आगे 2 अंक है, तो ऊपर 100 का गुणा होगा, नीचे 10 का गुणा होगा, तो दाएं 100, तो 1 घात यहाँ और ऐड हो जाएगा आपका। और इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। 66 × 3/526, 19 से 20 हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप चाहें तो 2 से काट दीजिए। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, और 2 से 33 हो गया। अच्छा, 33 × 3 = 99,
33×99/163 गुणे 10 कहते -6। एक काम कर दीजिए, अगर आप 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 10 से ना कीजिए, तो 99 में 163 की भाग देंगे आप। 99 में 163 की भाग आपको देना पड़ेगा। एक काम कर दिया जाए, 10 में -1 से ऊपर नीचे अगर गुणा इसका कर दिया जाए, ठीक है, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 990/163 गुणे 10 कहते -60 हो जाएगा। अब 990 में 163 की जब आप भाग दे देंगे तो आपका मान आ जाएगा 3.76। ठीक हो गया। नीचे 10 का, ऊपर 100 का, तो दाएं 100 हो गया, -6 हो गया, और 66 गुणे 3/526, 163, 35 दिया, 99/163, 10 से -6 हो गया, तो 2 चौके 8, नियरली हो जाएगा 4.20 × 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। तो ये आपका मतलब देखिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में अगर आप डाटा लिख दिए, उसको आप चेंज कर दिए, डाटा लिखे, डाटा को चेंज करके आप फार्मूले पे लगा दिए तो आपका लग जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव को बताया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहरी आवृत्ति बताया, देहरी तरंग दैर्घ्य बताया, और हमने कार्यफलन बताया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के 5 नियम बताया, और इस पे आधारित 3-4 सवाल हमने बताया। इसके आगे वाले वीडियो में प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन की व्याख्या कराएंगे, और 5 नियम कहाँ से आया उस पे आधारित न्यूमेरिकल को बताएंगे, जो सभी बोर्ड परीक्षा में निश्चित हर साल आता है। खास करके इंटरमीडिएट एग्जाम में यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों में ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है। तो विद्यार्थियों, आगे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे वाले वीडियो को देखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।